मुझे लगता नहीं लोगों को रियलाइज होता है कि पॉल पॉगबा कितने बढ़िया प्लेयर थे। सिर्फ हाइलाइट्स और कॉम्पाइलेशंस में ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मिडफील्डर की जो अपने दिन पर लिटरली सब कुछ कर सकता था। गेम कंट्रोल करना, स्क्रीमर्स मारना और फिजिकली डोमिनेंट, और इतना सब कुछ इतना एफर्टलेसली जैसे रोज का काम हो। और आज ये हालत है कि आप में से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो आजकल हैं कहाँ। तो रियल सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या। ये कहानी है एक ऐसे जनरेशनल टैलेंट की जो धीरे धीरे कहीं खो गया। 1993 में पेरिस में बॉर्न हुए पॉल पॉगबा अपने घर के सबसे छोटे मेंबर हैं। उनके दो बड़े भाई हैं जो कि ट्विंस भी हैं और बचपन से फुटबॉल एंथुसियास्ट हैं। बचपन में ही ये बात क्लियर हो गई थी कि पॉगबा फुटबॉल में बहुत आगे जाने वाले हैं। यंग एज से ही वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली गिफ्टेड थे। काफी टीम से होते हुए सिर्फ 14 साल की उम्र में 2007 में वो ला हावरा ज्वाइन करते हैं। ये वही क्लब है जिसमें प्लेयर्स लाइक रियाद मारेस, मेंडी और स्टीव मदोंदा जैसे प्लेयर्स दिए हैं। दूसरे सीजन तक पॉगबा क्लब के अंडर 16 टीम के कैप्टन बन चुके थे और यूरोप के बिगेस्ट क्लब्स उन पे नजर रखने लग गए थे। और फाइनली 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें अपनी एकेडमी में साइन कर लिया। लेकिन जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड और पॉल पॉगबा साथ में हो, उधर कंट्रोवर्सी कैसे नहीं हो सकती। पॉगबा ने ला हावरा को बिना बताए क्लब छोड़ दिया, जिसके बाद फ्रेंच क्लब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करी जिसमें पॉगबा और उनकी फैमिली को कॉल आउट किया। और सिर्फ पॉगबा को ही नहीं, यूनाइटेड पे भी एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने पॉगबा के पेरेंट्स को पैसे ऑफर किए। क्लब ने तो फीफा तक से इंटरवेंशन की मांग करी, लेकिन एंड में यूनाइटेड को ग्रीन लाइट मिल गई कि उन्होंने कोई फॉल्स प्रैक्टिस नहीं करी। अब ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर बनने के बाद पॉगबा और इम्प्रूव करते गए। 2011 तक उन्होंने FA यूथ कप जीत लिया और लग रहा था कि अब फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट होने का टाइम आ गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पॉगबा अपने कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल ईयर में पहुंच गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उन्हें हाईएस्ट लेवल पे अपना करियर बनाना है तो उन्हें रेगुलर प्लेइंग टाइम चाहिए, जो उन्हें सर एलेक्स फर्गसन नहीं दे रहे थे। जिसके कारण पॉगबा ने क्लब छोड़ने का इरादा बनाया और इंस्टेंटली यूवेंटस ने उन्हें ले लिया। बाद में सर एलेक्स फर्गसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो पॉगबा से डिसअपॉइंटेड हैं। उन्होंने क्लब को रिस्पेक्ट नहीं किया और बिना बताए क्लब छोड़ दिया। यूवेंटस ज्वाइन करते ही पॉल पॉगबा ने सीरिया ए की लाइफ इंस्टेंटली अडेप्ट कर ली। अपने डेब्यू में फुल 90 मिनट्स खेले और एक वर्सेटाइल मिडफील्डर के रूप में अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया। उनका पहला गोल नापोली के अगेंस्ट आया और सीजन के एंड तक वो सीरिया ए के नेक्स्ट बिग थिंग बन चुके थे। हम सेफली ये बात तो कह सकते हैं कि यूवेंटस मूव उनके लिए जैकपॉट साबित हुआ। उनको उनकी मेहनत और टैलेंट का रिवॉर्ड तब मिला जब उन्हें 2013 अंडर 20 वर्ल्ड कप में फ्रांस अंडर 20 टीम का कैप्टन बनाया गया। पॉगबा ने फ्रांस को टूर्नामेंट जीतने में लीड किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 2013-14 सीजन में उनका फॉर्म और इम्प्रूव हुआ और यूवेंटस के लिए 9 गोल्स और 16 असिस्ट रजिस्टर किए और पूरे सीजन इंजरी फ्री रहे। इस पॉइंट पर सक्सेस उनकी लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन चुकी थी। उसी साल उन्होंने गोल्डन बॉय अवार्ड जीता और ऑफिशियली यूरोप के सबसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर बने। और स्टोरी यही नहीं रुकी। क्लब सक्सेस की वजह से उन्हें फ्रांस सीनियर नेशनल टीम का पहला कॉल अप आया। वो 2014 वर्ल्ड कप जा रहे थे। यही वो मोमेंट था जब दुनिया ने पॉल पॉगबा का असली टैलेंट देखा। पूरे टूर्नामेंट में 5 अपीयरेंस करी, जिसमें से 4 अपीयरेंस तो स्टार्टिंग लाइनअप में थी। इतनी यंग एज में ये खुद एक अचीवमेंट है। और आइसिंग ऑन द केक, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। लेकिन डाउनफॉल की बात करने से पहले यूवेंटस में अभी और गोल्डन मोमेंट्स बाकी थे। 2014-15 सीजन में पॉगबा ने अपने सीनियर करियर में पहली बार डबल डिजिट्स टच किए, 10 गोल्स और 11 असिस्ट। हाँ, इस सीजन में उन्हें इंजरी के चलते 10 मैचेस मिस करने पड़े। लगभग 2 महीने हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम के चलते बाहर रहे। फिर भी वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के सेकंड लेग में रियल मैड्रिड के खिलाफ आए और क्रूशियल असिस्ट दिया, जिसने यूवेंटस को फाइनल तक पहुंचाया। काफी सालों बाद यूवेंटस ने यूरोप में इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना के आइकॉनिक MSN ट्रियो उनके लिए ज्यादा ही हैवी पड़ गए। फिर भी पॉगबा का राइज रुकने वाला नहीं था। वो कंसेक्यूटिव सालों तक बैलन डॉर की शॉर्टलिस्ट में आए और 2014 की लिस्ट के सबसे यंग प्लेयर बने। इतनी सक्सेस के बाद यूवेंटस ने उन्हें आइकॉनिक नंबर 10 शर्ट दे दी, जो पहले क्लब लेजेंड्स लाइक रोबर्टो बाजियो और एलेजांड्रो डेल पिएरो पहन चुके थे। यूवेंटस क्लियरली उन्हें अपना लॉन्ग टर्म मिडफील्ड माइस्ट्रो मान चुके थे, स्पेशली जब पिर्लो क्लब छोड़ के गए। हाँ, शूज काफी बड़े थे फिल करना, लेकिन पॉगबा ने प्रूव किया कि वो रेडी हैं। 10 गोल्स और 13 असिस्ट के साथ
साथ 2015 फीफा प्रो वर्ल्ड 11 में जगह बनाई और सबसे इम्प्रेसिव बात सिर्फ 2 मैचेस मिस करे माइनर इंजरी की वजह से। तो फिर सवाल ये है, इतना सब कुछ सही चल रहा था, आखिर पॉल पॉगबा के साथ गलत क्या हुआ? मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से वापस आए, इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग 89 मिलियन पाउंड्स के बिड के साथ, और पॉल पॉगबा को दूसरी बार साइन कर लिया। पॉगबा ऑफिशियली यूनाइटेड वापस आ चुके थे, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। स्किल्स और ट्रिक्स अभी भी थी, बस थोड़ा कंट्रोल्ड वर्जन में। आखिर वो जोजे मोरिनियो के सिस्टम में आ गए थे, जहां उन्हें एक ज्यादा रिजर्व्ड रोल में डिप्लॉय किया जा रहा था, यूजुअली डबल पिवट में, जिसकी वजह से उन्हें अटैकिंग फ्रीडम कम मिल रही थी। फिर भी उन्होंने काफी हद तक अडेप्ट कर लिया। पहला सीजन थोड़ा शेकी था, लेकिन टैक्टिकल शिफ्ट को देखते हुए रिस्पेक्टेबल। यूनाइटेड ने उस साल 2 ट्रॉफीज जीती, यूरोपा लीग और कारबाओ कप, और पॉगबा ने एक फाइनल में स्कोर भी किया। सिल्वर वेयर तो सिल्वर वेयर है देखो। और जब आप पोस्ट फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड हो तो जो मिले ले लो। 2017-18 सीजन भी ज्यादा बुरा नहीं था, 16 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और यूनाइटेड ने लीग में सेकंड फिनिश किया। लेकिन नंबर्स कभी पूरी कहानी नहीं बताते। वो सीजन इंजरीज, सस्पेंशन, स्क्वाड से ड्रॉप होना और मोरिनियो के साथ बढ़ती टेंशन से ये सीजन भरा हुआ था। ऑल्सो जब आप दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर बनकर क्लब ज्वाइन करते हो तो क्रिटिसिज्म हर डायरेक्शन से आता है, ऊपर से उनकी केयरफ्री ऑफ फील्ड पर्सनैलिटी, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि उनके एजेंट उन्हें राइवल क्लब्स को ऑफर कर रहे थे। पॉगबा लीग के सबसे स्क्रूटिनाइज्ड प्लेयर बन गए थे। फिर आया 2018 वर्ल्ड कप। पॉगबा ने फ्रांस के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और टीम को ट्रॉफी लिफ्ट करने में मदद करी। उनकी कमांडिंग डिस्प्ले ने यूनाइटेड फैंस को होप दी कि शायद अब बेस्ट वर्जन देखने को मिले। ओल्ड ट्रैफर्ड वापस आने पर एंटोनियो वेलेंसिया की एब्सेंस में उन्हें कैप्टनसी दे दी गई, लेकिन जब वेलेंसिया वापस आए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉगबा से वाइस कैप्टनसी भी ले ली गई। एटीट्यूड कंसर्न की वजह से चीजें बिगड़ रही थी। वायरस जैसे लेबल्स, ट्रेनिंग ग्राउंड में विजिबल टेंशन, मोरिनियो और पॉगबा का रिलेशनशिप ओपनली टॉक्सिक हो चुका था। 3 सीजन हो चुके थे उनके हाईली एंटिसिपेटेड रिटर्न को, लेकिन वो मार्क नहीं छोड़ पा रहे थे जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर आए ओले गुनर। उनके अंडर पॉगबा ने स्टैट्स वाइज अपना बेस्ट लीग सीजन दिया, 13 गोल्स और 9 असिस्ट। लेकिन फिर वही बात, नंबर्स पूरी स्टोरी नहीं बताते। 2022 तक आते आते इंजरीज, इलनेस, इनकंसिस्टेंट फॉर्म, और अगर ऑनेस्टली बोले तो डिसिप्लिन और वर्क रेट में भी कमी ने उनका इम्पैक्ट काफी लिमिट कर दिया। एक दिन वो 4 असिस्ट दे के अपना वर्ल्ड क्लास फ्लेयर दिखाते और अगले ही दिन बिना रीजन रेकलेस टैकल्स में घुस जाते। फ्रस्ट्रेटिंग था। आखिरकार और इंजरीज, अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस, दुबई ट्रिप्स और एंडलेस ट्रांसफर स्पेकुलेशंस के बाद पॉगबा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्री ट्रांसफर पर छोड़ दिया, जब क्लब ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने का डिसीजन लिया। ऑफ द पिच तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्योटिक हो गई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके भाई ने एलिज्ड ब्लैकमेल अटेम्प्ट किया उन पे, जिसके कारण पॉगबा को अर्ली रिटायरमेंट तक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस महीने उन्होंने यूवेंटस के साथ दोबारा साइन किया, उसी महीने पॉगबा ने ट्यूरिन में कंप्लेन फाइल की, एलिजिंग कि उनके भाई माथियास पॉगबा एक ऐसे ग्रुप के हिस्सा थे जो उनसे एक्सटॉर्शन करने की प्लानिंग कर रहे थे। अगस्त 2022 में पॉगबा ने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें आर्म्ड इंडिविजुअल्स ने कन्फ्रंट किया था और 11 मिलियन यूरोस की डिमांड की गई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉगबा ने ग्रुप को 1 लाख यूरोस पे भी किए। बाद में माथियास पॉगबा को फ्रेंच अथॉरिटी ने चार्ज करके डिटेन भी किया, फिर रिलीज भी कर दिया गया और उन्होंने एलिगेशंस को डिनाई किया। लेकिन नाइटमेयर यहीं खत्म नहीं हुआ। समर 2022 में यूवेंटस वापस ज्वाइन करने के बाद से लेके 2024 तक पॉगबा ने क्लब के लिए सिर्फ एक ही मैच स्टार्ट किया, एंड आप गेस कर सकते हो कि रीजन क्या था, वही इंजरीज। लेकिन सेकेंड सीजन में इशू और भी सीरियस निकला, ऐसा जो उनके फ्यूचर करियर को खत्म भी कर सकता था। 20 अगस्त को उडिनेसे काल्सियो के खिलाफ मैच के बाद एक रैंडम ड्रग टेस्ट कंडक्ट हुआ। उस टेस्ट में एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिटेक्ट हुए। इसके बाद पॉगबा को प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें फुटबॉल से पोटेंशियल 4 साल का बैन का सामना कर सकते थे। एक वक्त का गोल्डन बॉय अब अपने करियर के सबसे डार्क चैप्टर में खड़ा था। हालांकि अपील के बाद पॉल पॉगबा का बैन 18 महीने तक रिड्यूस कर दिया गया।
इसके कुछ ही टाइम बाद यूवेंटस ने अनाउंस किया कि उन्होंने मिडफील्डर के साथ म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। लगभग 2 साल कॉम्पिटिटिव फुटबॉल से दूर रहने के बाद पॉग्बा ने फाइनली 28 जून 2025 को कमबैक किया। उन्होंने एएस मोनाको के लिए डेब्यू किया जब वो रेने के खिलाफ 4-1 की डिफीट में सब्स्टिट्यूट के रूप में आए। ये उनकी 811 दिन बाद पहली प्रोफेशनल अपीयरेंस थी, लेकिन कमबैक वैसा कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया जैसा लोगों ने सोचा था। जनवरी 2026 तक मोनाको की मैनेजमेंट ने भी उनके रिटर्न को डिसअपॉइंटिंग बताना शुरू कर दिया। पॉग्बा ने लीग आ में सिर्फ कुछ ही मिनट खेले और चैंपियंस लीग में उन्हें फीचर होने का मौका ही नहीं मिला। उनकी लास्ट अपीयरेंस 5 दिसंबर 2025 को आई जब वो 21 मिनट खेलने के बाद एक और काफ इंजरी का शिकार हो गए। इस सेटबैक ने उनके फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी और भी बढ़ा दी और फरवरी 2026 में परसिस्टेंट इंजरी की वजह से पॉग्बा को मोनाको के चैंपियंस लीग स्क्वाड से कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया, जिससे काफी हद तक क्लियर हो गया कि मोनाको के प्लान्स में पॉग्बा की जगह नहीं है। और बस इसी तरह पॉल पॉग्बा की कहानी शायद अपने फाइनल चैप्टर के करीब पहुंच चुकी है। एक ऐसा प्लेयर जिसके पास कभी पूरी दुनिया थी, पावर, फ्लेयर, क्रिएटिविटी और वो एबिलिटी जो बहुत कम मिडफील्डर्स के पास होती है। मूवमेंट्स क्रिएट करना जो मैच का नैरेटिव ही बदल दे। अपने बेस्ट पर पॉग्बा एक जनरेशनल टैलेंट लगते थे, लेकिन फुटबॉल करियर्स सिर्फ टैलेंट से डिफाइन नहीं होते। इंजरीज, कंट्रोवर्सीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्म, टैक्टिकल क्लैशेस और ऑफ फील्ड केओस, इन सब ने धीरे धीरे उस राइज को कमजोर कर दिया जो कभी अनस्टॉपेबल लगता था। कुछ चीजें बैड लक थी, कुछ उनकी खुद की मिस्टेक्स, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन उन्हें कभी वो हाइट्स टच करने ही नहीं दे पाया जहां तक बहुत लोगों को लगता था वो पहुंच सकते थे। और शायद इसी वजह से एक जनरेशन के ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स में काउंट होने के बजाय पॉग्बा का नाम फुटबॉल में सबसे बड़े व्हाट इफ्स में याद किया जाएगा, क्योंकि जब आप उनके करियर को पीछे मुड़ के देखते हो तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, टैलेंट कभी प्रॉब्लम था ही नहीं।